अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुशामदीद। आज हम आपके पास बहुत ही एक्सक्लूसिव और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके हैं रिगार्डिंग कनाडा के हवाले से। मेरे पास कनाडा का एक अप्रूवल लेटर है को एक वीज़ा क्लाइंट का अप्रूव हुआ है और ये दूसरे हाथ में एक कनाडा का रिफ्यूज़ल लेटर है जो कि कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। दोनों में ख़ास बात ये है कि एक दोनों की प्रोफाइल आलमोस्ट सेम थी और दोनों का जो टेन्योर है एप्लीकेशन का वो आलमोस्ट सेम था, लेकिन जो वीज़ा जो अप्लाई हुआ का एक पर्सन का IRCC पोर्टल के थ्रू अप्लाई हुआ है और दूसरे का GCC के थ्रू अप्लाई हुआ है। दोनों में हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों की एक कॉमन क्वेरीज थी कि हमें उस पोर्टल से अप्लाई किया जाए जिसमें वीज़ा इशू ज़्यादा है, प्रोसेसिंग टाइम कम है और वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि ये दो जो सक्सेस स्टोरी है, एक सक्सेस स्टोरी एक फेलियर कंसिडर कर सकते हैं। दोनों की प्रोफाइल आलमोस्ट सिमिलर है, रिजेंबल कर रही है और दोनों का जो एप्लीकेशन की लॉन्च करने की डेट है वो भी आलमोस्ट एक वीक है और दोनों की जो वीज़ा डिसीजन है जो फैसला हुआ वो भी आलमोस्ट 1 वीक है। फर्स्ट एप्लीकेंट है उसकी जो वीज़ा अप्लाई हुआ है वो 17 जुलाई को अप्लाई हुआ है और इसकी जो बायोमेट्रिक हुई है वो 23 अगस्त को हुई हैं, 23 अगस्त को इसकी बायोमेट्रिक हुए हैं और ये जो वीज़ा है ये IRCC पोर्टल के थ्रू हुआ है। IRCC आप सभी जानते होंगे, इसका इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा कंसीडर किया जाता है। दूसरा एप्लीकेंट है इसका 3 दिन बाद अप्लाई हुआ है 21 जुलाई को और ये GCC के थ्रू अप्लाई हुआ है और इसकी जो बायोमेट्रिक आई है 26 अगस्त को आई है। और अब जो डिसीजन की बात करें, जो फर्स्ट एप्लीकेंट IRCC वाला उसका जो डिसीजन आया है 56 डेज बाद आया है आफ्टर बायोमेट्रिक मोस्टली जो टाइम कंसीडर होता है बायोमेट्रिक के बाद कनाडा का टाइम कंसीडर होता है प्रोसेसिंग टाइम। ये 56 डेज बाद इसका डिसीजन आया है और ये रिफ्यूज़ हुआ है। ये मोस्टली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो टूल्स यूज़ करते हैं IRCC वाले वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस करते हैं, जबकि जो GCC की का डिसीजन आई है जस्ट 46 डेज बाद आया है और ये अप्रूव्ड आया है। पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट आई है, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। अब आते हैं कि इनके प्रोसेसिंग टाइम में एक तकरीबन 10 से 12 दिन का डिफरेंस है और जो अगर प्रोफाइल की बेसिकली हम एंड पे बात करें, दोनों की प्रोफाइल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एक बिजनेसमैन है और दूसरा एक एम्प्लॉय है। एक एम्प्लॉय मीन के एक जॉब कर रहा है पर्सन, उसके हवाले से। अब दोनों की अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें, इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना था, इनकी बैंक स्टेटमेंट कौन सी थी या डॉक्यूमेंट्स क्या थे, तो इस हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पर्सन था जो बिजनेसमैन है, इसके 2 बैंक अकाउंट्स थे और बैंक अकाउंट्स में जो बैलेंस था दोनों के अंदर जो मौजूद है मोर देन 4 मिलियन से ज़्यादा था, पर्सनल अकाउंट में भी और बिजनेस अकाउंट के अंदर। इसके अलावा अगर हम दूसरे एप्लीकेंट की जिसका GCC के थ्रू अप्लाई हुआ है, इसका एक सैलरीड अकाउंट था, एक वैसे सेविंग अकाउंट था। सैलरी अकाउंट में सेविंग आती थी, दूसरी जो अकाउंट में अंदर पार्ट टाइम जॉब के हवाले से आती थी। इसका जो बैलेंस था मोर देन 2.5 मिलियन से ज़्यादा था। ये अगर हम बैलेंस की बात करें तो एप्लीकेंट जो 1 है जो IRCC के थ्रू अप्लाई हुआ है जिसकी रिफ्यूज़ल आई है उसके चांसेस ज़्यादा थे। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो इस हवाले से अगर हम बैलेंस की बात करें इसके चांसेस कम थे, लेकिन इसका अल्टरनेट आया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा है या ट्रैवल हिस्ट्री कैसा है, जो एप्लीकेंट 1 है इसकी 5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री है। उसमें सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, अज़रबैजान और इसके अलावा UAE में, और इनकी 2-2 दफ़ा ट्रैवल हिस्ट्री है। एक इन कंट्रीज़ के अंदर 2-2 दफ़ा जा चुके हैं। इसके अलावा इनका रिफ्यूज़ल तुर्की का रिफ्यूज़ल था जो एक नेगेटिव इंप्रेशन कंसीडर किया जा सकता है। जब दूसरा एप्लीकेंट है जो कि एक एम्प्लॉई है जो कि जॉब होल्डर कंसीडर कर सकते हैं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री सऊदी अरबिया, तुर्की और सऊदी अरबिया, तुर्की, कतर और UAE की थी। अब अगर हम इन दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वहाँ पे भी इनकी जो 4 कंट्री की हिस्ट्री है, इनकी अगर डबल करें इनकी मोर देन 5 कंट्री से ज़्यादा है और ट्वाइस टाइम है, एक से कंट्री में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी विज़िट किया हुआ है। ये वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस हम बता रहे हैं कि प्रोफाइल कितनी मैटर करती है या बैंक बैलेंस कितना मैटर करता है या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी मैटर करती है, और इसके अलावा सबसे अहम बात कि पोर्टल कितना मैटर करता है। जो अगर हम टेक्निकली या प्रोफेशनली देखें तो जो बैलेंस के हवाले से देखें, अगर स्ट्रॉन्ग टाइज के हवाले से देखें या अगर हम जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले से देखें जिसका IRCC के थ्रू अप्लाई हुआ एप्लीकेंट 1 का जो रिफ्यूज़ हुआ है उसका ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन जो वीज़ा ऑफिस
ऑफिसर होता है वो GCC के थ्रू इसको चीज़ को एवेल्यूएट करते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग टाइज चेक करते हैं, इसके अलावा उनके बैंक बैलेंस, उसकी कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। और जो मोस्ट प्रॉब्लली सिचुएशन होती है, GCC वाले बैंक वगैरह को भी ईमेल करते हैं या कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि इनकी बैंक अकाउंट की सारी वेरिफिकेशन आ सके। अब जो मेगा डिफरेंस समझा जाता है, एक बंदा मैरिड है और एक अनमैरिड है। जो मैरिड है उसकी डेफिनेटली टाइज स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, वो एक एम्प्लॉय मस्ट है, और उसके अलावा बैंक बैलेंस नो डाउट इतना ज़्यादा नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन जो वीज़ा ऑफिसर उसकी वैल्यूएशन वो ये है कि उसने इसके जो टाइज को, इसके जो सोशल सर्कल कनेक्शन है, या इसके जो जॉब के साथ अटैचमेंट है, या इसका ओवर प्रीवियस रिकॉर्ड है, इसको मैन्युअली तौर पे इवेल्यूएट किया, असेस किया, उसकी बेस पे काउंटर वेरीफाई करने के बाद वीज़ा ग्रांट किया। जबकि जो दूसरा एप्लीकेंट है, इसकी की सारी जो प्रोसेसिंग है मोस्टली AI टूल के थ्रू या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैकेनिज्म के थ्रू हुई है। ये वो सारा डिफरेंस है। बहुत से लोग इस हवाले से ये पैनिक है या इस मामले से कुछ ओवर कॉन्शियस होते हैं कि हमें किस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना चाहिए, कनाडा के GCC के थ्रू करना चाहिए या IRCC पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना चाहिए। ये वो एक प्रूफ है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। इसके अलावा ये सारी वो जो इसकी स्टोरी है, जो आपसे सक्सेस स्टोरी भी है, फेलियर भी है, वो भी बयान कर दी है। सो नो डाउट अल्टीमेटली फाइनल में अगर हम कंक्लूजन करें कि आपका जो वीज़ा है उसका जो डिसीजन है एक वीज़ा ऑफिसर के हाथ के साथ साथ आपकी प्रोफाइल पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नो डाउट आपके पास करोड़ों में बैलेंस हो या मिलियंस की तादाद में बैलेंस हो, लेकिन आपके सोशल टाइज ना हो या आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर ना हो, तो उस बेस पे भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। और दूसरे नंबर पे अगर आपके इतने बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन आपके सोशल टाइज हैं, आपका कोई वीज़ा कहीं से दूसरे कंट्री से रिफ्यूज़ नहीं भी हुआ, तो उसका हवाले से भी आपके ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वीज़ा ग्रांट होता है। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।